नमस्कार मित्रों, मैं विनोद विराज एज ए फैकल्टी ऑफ हिंदी के रूप में आपका अरावली एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता है। मित्रों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था भाषा और व्याकरण का सामान्य परिचय, उसमें से हमने भाषा को पूरा पढ़ लिया था। मित्रों, आज हम बात करेंगे व्याकरण के बारे में। व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण के कितने अंग हैं। मित्रों, इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपके प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके सामने आ सके। बात करते हैं व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण के कितने अंग हैं। देखिए दोस्तों, व्याकरण व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है व्याकरण 3 पदों का योग है। और बात करें व्याकरण के शाब्दिक विच्छेद की तो ये मित्रों वि, आ और कर्ण पदों का योग है। मित्रों, बता दूं, शाब्दिक विच्छेद और संधि विच्छेद दोनों अलग अलग है। अब इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति जानना। शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति जानना। भली भांति जानना। अब बात करते हैं व्याकरण के कितने अंग हैं। मित्रों, व्याकरण के मुख्यतः 3 अंग माने गए हैं। मुख्यतः 3 अंग माने गए। कौन कौन से हैं, आइए बात करते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण की परिभाषा के रूप में कह सकते हैं व्याकरण वह ग्रंथ है जो भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। व्याकरण कहलाता है। आप इसकी परिभाषा के रूप में कह सकते हैं व्याकरण वह ग्रंथ है जो शुद्ध प्रयोग, शुद्ध लेखन और शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्रदान करता है। शुद्ध प्रयोग, शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्रदान करता है। मित्रों, व्याकरण कहलाती है। अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। इसके अंगों के बारे में। वर्ण विचार किसे कहते हैं, शब्द विचार किसे कहते हैं, वाक्य विचार कहते हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं वर्ण विचार के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं वर्ण विचार के बारे में। देखिए वर्ण विचार। बात आती है सर वर्ण विचार किससे कहते हैं। तो वर्णों का वह शुद्ध लेखन, वह शुद्ध प्रयोग और शुद्ध उच्चारण क्या कहलाता है, आपका वर्ण विचार कहलाता। तो आप कह सकते हैं शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग और शुद्ध उच्चारण आपके वर्ण विचार करते हैं। अब मित्रों मैं बात करूं अवरोही क्रम में, तो मित्रों आपका वर्ण कैसे बनता है। वाक्य से शब्द बनता है और शब्द से वर्ण बनता है। तो आपकी प्रश्न मन में उठता होगा सर ध्वनि क्या है और उठना जायज है। मित्रों, ध्वनि उच्चारण का मौखिक रूप है। मैं बोल रहा हूं ये मौखिक है, और जैसे मैंने अ बोला ये मौखिक है, और इसको ये लिखा ये इसका लिखित रूप है। अब ध्यान रखना, आपके एग्जाम के प्रश्न यहाँ से शुरू हो चुके हैं। बात आती है सर ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं और ध्वनि के मौखिक रूप को क्या कहते हैं। तो मित्रों भाषा के
भाषा के मौखिक रूप को भाषा के मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं और भाषा के लिखित रूपों को वर्ण कहते हैं। अब बात आती है कि सर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, और आपको मौखिक और लिखित कोई शर्त न दे तो दोस्तों ध्यान रखना, भाषा की सबसे छोटी इकाई है भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो आपकी वर्ण है। प्रश्न आ गया, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्णन, और भाषा की कोई शर्त न दे केवल पूछ लिया जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई तो मित्रों वर्ण। अब बात आती है सर अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है मित्रों, वो आपका है शब्द। क्या है मित्रों? शब्द है। और बात आती है भाव के आधार पर या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई तो मित्रों वो है आपके वाक्य। और एक प्रश्न और है, वो अधिकांश एग्जाम में नहीं आता लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए, प्रश्न आएगा भाषा का सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो मित्रों भाषा का सबसे बड़ा अंग आपके वाक्य है। क्या है? वाक्य। कितने प्रश्न पुटअप हुए? 6 प्रश्न पुटअप हुए। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अर्थ के आधार पर छोटी इकाई दोस्तों शब्द कहलाती है। भाषा की भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई वाक्य कहलाती है और भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य कहलाती है। ठीक है दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इनकी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब वर्ण, शब्द और वाक्य को अलग अलग पढ़ते हैं मित्रों। वर्ण, शब्द और वाक्य। अब बात आती है वर्ण किसे कहते हैं, तो मित्रों ध्वनि के लिखित रूप को अभी हमने पढ़ा है कि ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। मित्रों क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। इसके मुख्यतः 2 प्रकार है। अब कौन कौन से हैं तो देखिए, इसका पहला है स्वर, दूसरा है मित्रों आपका व्यंजन। अब बात आती है स्वर किससे कहते हैं, व्यंजन किससे कहते हैं। मैं अब ध्यान रखना, साहित्य वालों के लिए बोल रहा हूँ, साहित्य जो स्टूडेंट हैं वो ध्यान रखना स्वर किसे कहते हैं। तो आप कह सकते हैं जिनके उच्चारण में वायु फेफड़ों से उठने वाली हवा बिना बाधा के मुख विवर से बाहर निकल जाती हैं, स्वर कहलाती हैं। ये तो परिभाषा थी साहित्य वालों के लिए। और अब बात करते हैं सभी के लिए, तो वे ध्वनियां जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होती है। वे ध्वनियां जिसका उच्चारण क्या होती है दोस्तों? स्वतंत्र रूप से होती है। और बात करूं तो स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण किसी बिना सहयोगी के होता है, मतलब किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती मित्रों, स्वर कहलाती हैं। बिना किसी सहायता से, बिना वर्णों की सहायता से होती है दोस्तों, स्वर कहलाती है। बात आती है व्यंजन। मित्रों आपके व्यंजन ये स्वतंत्र नहीं है, यह स्वरों के बिना अधूरा है। इनमें वर्ण की आवश्यकता होती है। जैसे मैं बात करता हूँ कै, मित्रों कै में आपका अ मिल गया है, यानी कै व्यंजन है और अ इसमें स्वर है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं स्वर कितने प्रकार के हैं। मित्रों बात करते हैं स्वर कितने प्रकार के हैं और स्वर कितने हैं मित्रों। तो स्वर आपके 11 हैं। अ, आ, ई, दिकी, उ, दिकु,
री, दृक, ए, दृक ए, ओ और आउ। ये दोस्तों आपकी स्वर है। अब इसको हमने मुख्यतः 3 भागों में बांटा है। इसके स्वर के कितने प्रकार मुख्यतः 3 प्रकार है। देखिए कौन कौन से प्रकार है दोस्तों। दीर्घ स्वर, दूसरा है लघु स्वर, और मित्रों तीसरे की बात करते हैं वो है प्लुत स्वर। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर हम एक एक करके बात करते हैं। बात करते हैं पहला ह्रस्व स्वर या ह्रस्व स्वर, और ह्रस्व स्वर को दोस्तों आपके लघु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु स्वर। आप क्या इसे एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं, इसे मूल स्वर भी कहते हैं, इसे मित्रों आपके मूल स्वर भी कहते हैं, एकमात्रिक स्वर कहते हैं। मित्रों अब ये बात करते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाता है। उच्चारण में कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाता है। अब बात आती है ह्रस्व स्वर कितने हैं। तो मित्रों ह्रस्व स्वर आपके 4 हैं। कितने दोस्तों? ह्रस्व स्वर आपके 4 हैं। अ, ई, उ और आपका री। ये दोस्तों आपके मूल स्वर भी हैं और इनका संकेत होता है एक के समान। अब बात आती है आपके दीर्घ स्वर के बारे में। दीर्घ स्वर या दो मात्रिक स्वर या गरु स्वर। अब दोस्तों दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ज्यादा समय लगता है या 2 मात्राओं का समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाता है। 2 मात्राओं का समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाता है। और दोस्तों ये कितने हैं? ये मित्रों एक बार इसकी परिभाषा लिखते हैं। 2 मात्राओं का समय लगता है, 2 मात्राओं का समय लगता है आपके दीर्घ स्वर कहलाती है। और मुख्यतः ये मित्रों 7 हैं। अब कौन कौन से बात करते हैं आइए। आपका आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ये आपके 7 हैं दोस्तों। ये 7 हैं आ, ई, उ। ये मित्रों आपके दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं। और ए, ओ, औ, ई ये आपके सुक्त स्वर के उदाहरण हैं। बात करते हैं तीसरे स्वर के बारे में, प्लुत स्वर। तीसरा है प्लुत स्वर। मित्रों प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो आप कह सकते हैं जिनमें 3 मात्रों का समय लगता है, प्लुत स्वर कहता है। 3 मात्रों का समय, 3 मात्राओं का समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। और दोस्तों प्लुत स्वर कितने होते हैं? दोस्तों प्लुत स्वर 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। और बात करें सर प्लुत स्वर के उदाहरण दो, तो प्लुत स्वर की बात करते हैं जैसे आपके ओम। ये आपके प्लुत स्वर का उदाहरण है।
और ये संख्या 8 है दोस्तों। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।